वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। साथियों, आज हम यहाँ पर डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का आप सबको विज्ञान का अध्ययन कराने वाले हैं और आप सबको बता दें कि इसमें आपके अति लघु उत्तरीय 25 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आपके 25 में से 25 प्रश्न सही हों, इसीलिए आप सबको बीपीएम क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आप सबको यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है और इसमें आप सबके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर किया जाएगा। यहाँ पर आप सबका 100 क्वेश्चंस का सीरीज़ है, तो आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और आप सभी लोग जो नए भाई बहन जुड़े हैं 2021 बैच, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको अगर कुछ भी समझ में ना आए, कोई डाउट हो, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और आप सभी जितने भी परीक्षार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो अपनी तैयारी के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर अवश्य बैठें। आप सब यहाँ से अपने क्वेश्चंस को नोट करते चलें और आप सभी अपनी क्लास की तैयारी करें। बहुत जल्द आप सबका एग्ज़ाम्स आने वाला है। मात्र आप सबके एग्ज़ाम्स के लिए 1 मंथ से भी कम समय बचा हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है, एससीईआरटी और पीएनपी पर भी बात की जा रही है आप सबके एग्ज़ाम्स को लेकर। तो आप सब अपनी तैयारी को जारी रखें और अपने साथियों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो चलते हैं क्लास की तरफ और करते हैं आज की तैयारी। तो साथियों, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप सभी यहाँ से देखिए। प्रश्न नंबर 1 इसमें दिया गया है, सजीव वस्तुएं क्या हैं? तो आपको बताना है वे वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार होता है सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 2, इसमें पूछा गया है निर्जीव वस्तुएं क्या हैं? तो आपको बताना है वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है और जो मानव मैट भी बोल सकते हैं आप, जो मानव के द्वारा निर्मित की हुई हैं, बनाई गई हैं, वो सारी वस्तुएं निर्जीव होती हैं। जैसा कि आपका हो गया कुर्सी, मेज, अदरवाइज हर एक चीज़ जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है वो निर्जीव होती है। और आप सभी यहाँ से देखिए, बहुत ही साधारण से प्रश्न है। जैसा कि पूछा गया है प्रश्न नंबर 3, कांच क्या है? तो आपको बताना है कि कांच सिलिका का तथा धात्विक सिलिकेटों का मिश्रण होता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 4, इसमें पूछा गया है मृदुल साबुन किससे निर्मित होता है? तो आपको पता है कास्टिक पोटाश से, कास्टिक इसमें और पोटाश दोनों का मिश्रण होता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 5, इसमें पूछा गया है मृदुल साबुन का उपयोग लिखिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि नहाने के लिए उपयोग होता है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 6, इसमें पूछा गया है कठोर साबुन किससे निर्मित होता है? तो आप इसमें लिख देंगे कास्टिक सोडा से। और आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका 7 हो गया, इसमें पूछा गया है कठोर साबुन का उपयोग लिखिए। तो आपको लिखना है ये कपड़े धोने के उपयोग में आता है कठोर साबुन। आगे देखिए, आप सब यहाँ से देख सकते हैं प्रश्न नंबर 8, इसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 8 इसमें पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद कौन से हैं? तो आपको बताना है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दोनों होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 9, इसमें पूछा गया है सजीवों के प्रमुख लक्षण बताइए। तो आपको बताना है कि वृद्धि, गति, ऑक्सीजन, श्वास, श्वसन, पोषण आदि, ये सब सजीवों के होते हैं। जैसा कि मनुष्य है या पेड़ पौधे हैं, जो भी सजीव है, या पशु पक्षी हैं, वो बढ़ते भी हैं, गति भी करते हैं, चलते भी हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं, श्वास भी लेते हैं और पोषण भी होता है उनका। तो आगे देखिए, प्रश्न नंबर 10, इसमें पूछा गया है श्वसन क्रिया किस में पाई जाती है? तो आप बताएंगे पौधों व जीव जंतुओं में श्वसन क्रिया पाई जाती है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, इसमें पूछा गया है सजीवों एवं निर्जीवों में कोई एक अंतर लिखिए। तो आपको लिखना है सजीवों की आकृति एवं आकार निश्चित होता है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं की आकृति एवं आकार निश्चित नहीं होता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 12, इसमें पूछा गया है
पौधे तथा जंतुओं में कोई एक समानता बताइए। तो आपको यहाँ पर बताना है सभी जंतु तथा पौधों में अपने समय जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। आगे देखिए, आपका प्रश्न हो गया 13। इसमें पूछा गया है अनुकूलन का अर्थ बताइए। तो आपको बताना है जो विशिष्ट रचनाएं तथा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतुओं को उसके परिवार में रहने के योग्य बनाती हैं, अनुकूलन कहलाती हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर आपका हो गया 14। इसमें लिखा हुआ है पेड़ पौधे में किसका अभाव होता है। तो आप इसमें नोट करेंगे ज्ञानेंद्रियों का। आगे देखिए, प्रश्न आपके हैं प्रश्न नंबर हो गया 15। इसमें पूछा गया है मछलियों में श्वसन कैसे होता है। तो आप बताएंगे मछलियों में श्वसन उनके ग्लस द्वारा होता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 16। इसमें पूछा गया है भूमिगत तने के प्रकार लिखिए। तो आपको लिखना है प्रकंद और घनकंद। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 17। इसमें पूछा गया है वायवीय तनों के प्रकार बताइए। तो आपको बताना है स्तंभ प्रतान और आपका हो गया स्तंभ कंटक। आगे देखिए, आपका हो गया 3rd नंबर पे अर्ध वायवीय तने, ये 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 18। इसमें पूछा गया है जलोदविद किसे कहते हैं। जलोदविद ये सब वैज्ञानिक नाम है, तो आपको पता होना चाहिए जलीय पौधों को कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 19। इसमें पूछा गया है पौधों में जड़ का कार्य बताइए। तो आपको बता दें कि पौधों को भूमि में स्थिर रखना तथा भूमि से जल व खनिज लवणों का अवशेष करना, ये पौधों में जड़ के कारण होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 20। इसमें पूछा गया है पौधे में तनों का कार्य बताइए। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से तने जड़ों द्वारा अवशोषित पदार्थ सभी पदार्थों को पत्तियों तक पहुँचाते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 21। इसमें पूछा गया है जड़ के कितने प्रकार होते हैं। जी हाँ, तो आपको बताना है 2 प्रकार होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 22। इसमें पूछा गया है जड़ के प्रकारों के नाम लिखिए। तो आपका हो गया मूसला जड़ और आपका हो गया अपस्थानिक जड़। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 23। इसमें पूछा गया है मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कौन सी है। तो आप यहाँ पर बता देंगे मूसला जड़। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 24। इसमें पूछा गया है पौधों में कौन से 2 प्रमुख तंत्र होते हैं। तो आपका हो गया जड़ तंत्र और प्रोहतंत्र, ये दोनों होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 25। इसमें पूछा गया है अम्रवेल किस प्रकार का पौधा है। तो आप बताएंगे कि अम्रवेल एक परजीवी पौधा है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 26। इसमें पूछा गया है पुंकेसर से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना है ये नर जनांक है जिसमें परागकणों का निर्माण होता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 27। इसमें पूछा गया है दलपुंज क्या है। तो आपको बताना है कि रंग एवं गंध की सहायता से परागण करने वाले जीवों को आकर्षण करना दलपुंज कहलाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 28। इसमें पूछा गया है श्वसन जड़ें मुख्यतः किन पौधों में पाई जाती हैं। तो आपका हो गया लवणोद्भिद पौधों में। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 29। इसमें पूछा गया है परागण क्रिया क्या है। तो आपको बताना है परागकणों का मादा भाग के प्रतिग्राफ का पहुंचना पराग क्रिया कहलाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है प्रकाश संश्लेषण का सूत्र लिखिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़कर लिखकर समझ लें। इसका सूत्र होता है 6CO2 + H2O और आपका हो जाएगा
C6H12, C6 होगा, H12 होगा और O6 हो जाएगा, प्लस आपका 6O बराबर हो जाएगा H2O। आगे देखिए, इसको आप अच्छे से नोट कर लें क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 31। इसमें पूछा गया है सिंघाड़ों की जड़ों को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण जड़ें सिंघाड़े की जड़ों को कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 32। इसमें पूछा गया है पुष्प के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है वाहेदल, दलपुंज, पुंकेसर और आपका स्त्रीकेसर। ये आप सबके पुष्प के भाग हो गए। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 33। इसमें पूछा गया है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो आपको बताना है पर्णहरिम के कारण। जी हाँ, पर्णहरिम के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 34। इसमें पूछा गया है पुष्प क्या है, तो आपको बताना है पत्तियों के रूपांतरण को पुष्प कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 35। इसमें पूछा गया है क्लोरोफिल का क्या कार्य लिखिए, तो आपको पता है कि इसमें उत्तर में लिखना है यह पत्तियों का रंग हरा कर देता है, क्लोरोफिल। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 36। इसमें पूछा गया है नर युग्म तथा अंड कोशिका के संयुग्म को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कि इसको कहते हैं निषेचन। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 37। इसमें पूछा गया है 37 प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है उपरिरोही जड़ में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो आपका हो गया बेलामन ऊतक। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 38। इसमें पूछा गया है द्विनिषेचन तथा संयंचन किस पादप समूह की विशेषता होती है, तो आपका हो गया पुष्पीय पौधों की। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 39। इसमें पूछा गया है पौधों में प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 40। इसमें पूछा गया है नर तथा मादा युग्म को मिलाने वाली विधि क्या कहलाती है, तो इसको भी आप लिख देंगे निषेचन। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 41। इसमें पूछा गया है दलों में कितने प्रतिशत तक प्रोटीन पाया जाता है दालों में, तो आपको बताना है दालों में आप सबका 17 से 30% पाया जाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 42। इसमें पूछा गया है मक्का के पौधों में परागण किस विधि से होता है, तो आपका हो गया वायु द्वारा परागण। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 43। इसमें पूछा गया है परागण किसे कहते हैं, तो आपका हो गया पुंकेसर से परागकणों के उसी पौधे पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 44। इसमें पूछा गया है एक कटिभक्षणी पौधा का नाम लिखिए, तो आपको लिखना है इसमें ड्रासेरा। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 45। इसमें पूछा गया है स्वपरागण से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है कि एक पुष्प के पराग के उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया स्वपराग कहलाती है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 46। इसमें पूछा गया है सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण पौधों के किस भाग में होता है, तो आपका हो गया पत्तियों में। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 47। इसमें पूछा गया है अंकुरण के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। आगे देखिए, 48 प्रश्न है। इसमें पूछा गया है अंकुरण के 2 प्रकारों के नाम लिखिए, तो आपका हो गया उपरिभूमिक और अधोभूमिक। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 49। इसमें पूछा गया है विश्व का सबसे विशालकाय वृक्ष कौन सा है, तो आपको लिखना है रेडवुड ट्री। रेडवुड ट्री जो है वो सबसे विशालकाय है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 50। इसमें पूछा गया है रेडवुड
ट्री कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग इसको नोट ज़रूर करें। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 51, इसमें पूछा गया है जायंक क्या है? तो आपको बताना है यह पुष्प का मादा जननांग है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 52, इसमें पूछा गया है मूल राशियाँ किसे कहते हैं? तो आपको बता दें यहाँ पर भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। आगे देखिए आपका प्रश्न हो गया 53, इसमें पूछा गया है मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो आपको यहाँ पर लिखना है मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। स्वतंत्र यह पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं उन्हें मूल मात्रक भी कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया सदिश राशि किसे कहते हैं? तो आपने ये क्लास 8 तक सब पढ़ लिया होगा। आई होप आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पर लिखना है आपको सदिश राशि के विषय में ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ दिशा भी होती है उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका हो गया 55, इसमें पूछा गया है अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? तो आपका हो गया ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम तो होता है किंतु दिशा नहीं होती उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 56, इसमें पूछा गया लंबाई किसे कहते हैं? तो आपका हो गया इसका मात्रक बताइए। तो आपका हो गया दो बिंदुओं के मध्य की दूरी लंबाई कहलाती है। जैसे आपका हो गया इसका मात्रक मीटर होता है। आगे देखिए आपका हो गया प्रश्न नंबर 57, इसमें पूछा गया है थर्मामीटर क्या है? तो आपको बताना है वह यंत्र जिसके मनुष्य के शरीर का ताप मापा जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। जी हाँ, जिससे मनुष्य के शरीर का ताप मापा जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। आगे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, इसमें पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं? तो आपको बताना है कि 7 मूल मात्रक होते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 59, इसमें पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मूल मात्रों के नाम लिखिए। तो आपका हो गया मीटर, ग्राम, सेंटीमीटर और एम्पियर आपका हो गया, कॉल्वन आपका हो गया, केडिला और आपका तथा आपका हो गया गोल आदि। ये सारे मात्रक होते हैं, ये 7 मात्रक होते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 60, इसमें पूछा गया है 1 नैनो कितने सेकंड के बराबर होता है? तो आप यहाँ पर लिख देंगे 10 बटे 1 आप 9 आप यहाँ से नोट कर लेंगे। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 61, इसमें पूछा गया है एक प्रकाश वर्ष कितने वर्ष होते हैं? जी हाँ, एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है प्रकाश द्वारा निर्मित में एक वर्ष से चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 62, इसमें पूछा गया है एंगस्ट्स से क्या व्यक्त किया जाता है? तो आप लिखेंगे इसके द्वारा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को तथा परमाणु व नाभिकी के आकार को व्यक्त करते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 63, इसमें पूछा गया है मध्याह्न से आप क्या समझते हैं? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा किसी स्थान पर जब सूर्य अधिकतम पहुंचाई पर होता है वह वस्तु की छाया सबसे छोटी होती है, उस क्षण को ये स्थान का मध्यतम कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया प्रश्न आपका हो गया 65, इसमें पूछा गया है एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आपका हो गया 6 मीटर। आगे देखिए आपका प्रश्न हो गया 66, इसमें पूछा गया है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आपको बताना है 10/2 मीटर। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया
अल्पतम मांग क्या है? तो आपको बताना है किसी यंत्र से मापी जाने वाली उसकी न्यूनतम माप को मांग कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 69। इसमें पूछा गया है चाल से आप क्या समझते हैं? तो आपको लिखना है किसी वस्तु के द्वारा एकांकी समय अंतराल में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 70। इसमें पूछा गया है द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा संवेग। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 71। इसमें पूछा गया है बल के विभिन्न प्रकार बताइए। तो आपका हो गया पेशीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल और विद्युतीय बल, ये सारे होते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 72। इसमें पूछा गया है गति अवस्था को समझाइए। तो आपका हो गया यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। जैसे सड़क पर दौड़ रही कार। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 73। इसमें पूछा गया है भ्रमावस्था को समझाइए। तो आपका हो गया यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु भ्रमावस्था में कहलाती है। जैसे मेज पर रखी किताब। आगे देखिए प्रश्न आपका है 74। इसमें पूछा गया है बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो आपका हो गया कार्य। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 75। इसमें पूछा गया है गतियों के विभिन्न प्रकार लिखिए। तो आपका हो गया सरल रेखीय गति, घूर्ण गति, दोलन गति और आपका हो गया समान गति, आवर्ती गति। आप सभी इसको देखकर याद कर लें। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 76। इसमें पूछा गया है घूमते हुए लट्टू के में किस प्रकार की गति होती है? तो आप यहाँ पर लिख देंगे घूर्ण गति। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 77। इसमें पूछा गया है घूर्ण गति करता हुआ कोई 1 सेकंड में कितने कोण में घूमता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका हो गया वृत्तीय गति। जी हाँ, वृत्तीय गति कहते हैं उसको। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 78। इसमें पूछा गया है गति किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भी भाग में स्थित परिवर्तन को गति कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 79। इसमें पूछा गया है घूर्ण गति किसे कहते हैं? तो आपको बताना है जब कोई वस्तु अपने अक्ष से चारों ओर घूमती है तो उसे घूर्ण गति कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 80। इसमें पूछा गया है वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो आपका हो गया जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 81। इसमें पूछा गया है रेखीय गति किसे कहते हैं? तो आपका हो गया जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है उसे उसकी गति रेखीय गति कहलाती है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 82। इसमें पूछा गया है बल से आप क्या समझते हैं? तो आपको बताना है किसी वस्तु की गति उत्पन्न करने के लिए किसी वह प्रभाव की आवश्यकता होती है उसे बल कहते हैं। आगे देखिए आपका प्रश्न नंबर हो गया 83। इसमें पूछा गया है विद्युतीय बल किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है 2 अवशेषों के बीच कार्य करने वाला बल विद्युतीय बल कहलाता है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 84। इसमें पूछा गया है जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति से के दोनों ओर गति करती है तो उस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा दोलन गति। आगे देखिए प्रश्न आपका है 55। इसमें पूछा गया है 85। इसमें पूछा गया है पेशीय बल किसे कहते हैं? तो आपका हो गया जब हम अपने शरीर से कार्य करते हैं तो पेशियाएं बल का कार्य करती हैं, उसे पेशीय बल कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 86। इसमें पूछा गया है दोलन गति किससे कहते हैं? तो आपका हो गया जब कोई वस्तु अपनी माध्यम स्थिति
के दोनों ओर गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका है यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 87। इसमें पूछा गया है पदार्थ की परिभाषा लिखिए। तो आपका हो गया पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, उसमें भार होता है तथा उसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका 88। इसमें पूछा गया है पदार्थ की आवश्यकताएं लिखिए। तो आपका हो गया अवस्थाएं लिखिए। तो आपका हो गया पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 89। इसमें पूछा गया है दूध किस प्रकार का मिश्रण है। तो आपको बताना है दूध जल का मिश्रण होता है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 19। इसमें पूछा गया है ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं। तो आपको बताना है कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 91। इसमें पूछा गया है किसी एक तत्व का नाम लिखिए। तो आपका हो गया उत्तर में सोडियम। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 92। इसमें पूछा गया है पदार्थ की किस अवस्था में अंतरावर्ण अवकाश सबसे अधिक होता है। आगे देखिए प्रश्न इसका आंसर आप लिखेंगे गैस अवस्था में। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 93। इसमें पूछा गया है किसी एक मिश्रण का नाम लिखिए। तो आपका हो गया नमक व जल का मिश्रण। आगे देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है 94। इसमें पूछा गया है 2 ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जो ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। तो आपका हो गया जल और गंधक। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 95। इसमें पूछा गया है यौगिक किसे कहते हैं। तो आपका हो गया 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। आगे देखिए 96 प्रश्न नंबर। इसमें पूछा गया है मिश्रण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ऐसे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक दोनों अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं उन्हें मिश्रण कहते हैं। आप सभी इसको देखकर नोट कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 97। इसमें आप सभी से पूछा गया है सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है। तो आप उसको लिख देंगे बुल्फेया। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 98। इसमें पूछा गया है विलायक से आप क्या समझते हैं। तो आपका हो गया जब कोई पदार्थ किसी द्रव्य में घुलता है तो उस पदार्थ की उस द्रव्य में विलय तथा द्रव्य को विलायक कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 99। इसमें पूछा गया है पृथक्करण की अन्य प्रविधियां कौन कौन सी हैं। तो आपको बताना है प्रभाजी, आशवन और आपका हो गया वर्णलेखन, भाप, आलवन। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 100। इसमें पूछा गया है यौगिक की एक प्रमुख विशेषता लिखिए। तो आपको लिखना है यौगिक शुद्ध तथा समंग पदार्थ होता है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 101। इसमें पूछा गया है किसी एक यौगिक का नाम लिखिए। तो आपका हो गया जल। जी हाँ, जल आपका बहुत शुद्ध और अच्छा नाम है। तो आप सभी लोग जो भी प्रशिक्षु यहाँ पर जुड़े हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ इस क्लास को, और नए भाई बहन जो जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चनों का सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं और आप सभी के लिए यहाँ से 25 क्वेश्चन आना अनिवार्य है। तो आप सभी हर एक क्वेश्चन को नोट करें और आगामी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।